केंद्र औरंगाबाद में उपस्थित हूँ, जहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष कुमार जी उपस्थित हैं और मैं इनसे जानकारी लूँगा वर्तमान में जो धान की फसल किसानों द्वारा लगाई गई है या मक्का की फसल जो है कि किस तरह से बेहतर उपज लें और अपनी आय को दूना करें, रोग से कैसे बचाएं, सिंचाई कितनी दें, इस बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, आपका कृषि क्रांति रोहतास चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप किसान भाइयों को बताएं कि जो धान की फसल है उसमें कितनी उर्वरक माने ये रासायनिक खाद, कितनी मिट्टी खाद दी जाए और क्या सिंचाई किस तरह से की जाए और दवा का छिड़काव। धन्यवाद सर। सबसे पहले उर्वरक से पहले मैं आपको शुरू से ही बताना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले जो बीज का चयन होता है, इस साल तो किसान ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हैं। अगले साल से जब भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी उन्नत प्रभेद अभी धान की विकसित की गई है, जैसे सबौर हीरा हुआ, सबौर मंसूरी, सबौर विजय, सबौर प्रताप, ये सब अभी उन्नत प्रभेद है। तो बहुत सारे किसान जो कि पुराने प्रभेद लगा रहे हैं तो उनकी जगह नए प्रभेद का चयन करें। होता क्या है कि अगर आप पुराने प्रभेद को बार बार लगाते हैं तो समय के साथ उनमें कीट एवं रोग की समस्या ज़्यादा आने लगती है। अभी जैसा देख रहे होंगे बहुत सारे किसान जो कि शिकायत आती है, नाटा मंसूरी बहुत वर्षों से लगा रहे हैं, अब जो काफ़ी पुरानी प्रभेद है उसमें गिरने की समस्या बहुत आती है। तो अभी जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो नई प्रभेद जो बनाई गई है उसमें ये सब जो लॉडजिंग की जो प्रॉब्लम आती है, पौधे जो गिर जाते हैं या देखते होंगे रोग, ये सब बहुत ज़्यादा लगती है। तो इन सब से इसमें प्रतिरोधी क्षमता है। ये सब जो नए प्रभेद है इनमें रोग की समस्या कम आती है, कीट की समस्या कम आती है और भी बहुत सारे इसमें उन्नत गुण हैं, तो किसान इसको अपनाएं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बिचड़ा गिराते हैं तो बिचड़ा गिराते समय ही किसान को बहुत सारी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बीजोपचार बहुत जरूरी है। बीजोपचार बहुत जरूरी है। बीजोपचार में क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे जो रोग होते हैं वो बीज जनित होते हैं, बीज से ही उनका रोग लगता है खेत में। तो हमें क्या करना चाहिए, बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्या करना है कि हमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको बीज में मिला देना है। बिचड़ा गिराने से पहले उसको आप पानी में, जैसे कि बहुत किसान सूखा बीज भी बुआई करते हैं, मैंने सीधी बुआई जी। बिचड़ा गिराते समय बहुत लोग उसको रात भर पानी में भिंगा के फिर अच्छे से सुखा के पेड़ की छाया में उसको बिचड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसी समय उसका कार्बेंडाजिम से बीजोपचार कीजिए। इससे क्या है, जो भी फफूंद जनित रोग होता है वो सब की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। आजकल एक बैक्टीरिया से भी रोग काफ़ी ज़्यादा लगता है धान के खेत में, जिसको हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, या फिर इसको चतरा रोग भी किसान अपनी भाषा में बोलते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए एग्रीमाइसिन आता है, एक मतलब बैक्टीरिया से बचाने के लिए, उसका भी आप 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज उपचार करके ही लगाएं। इससे क्या होगा कि जो भी बीज जनित रोग है वो सब की समस्या आपकी काफ़ी कम आएगी। जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो खेत में आप निश्चित रूप से आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारा जो होता है खरपतवार का बीज वो हमारे धान के बीज के साथ मिक्स होता है। अगर आपके बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि बहुत सारे जैसे झरंगा हो गया तो वो भी आपका नर्सरी से आपके खेत में जा सकता है। तो आप क्या करें, जब नर्सरी गिराते हैं तो आप नर्सरी का भी खरपतवार नाशी उसमें जरूर प्रयोग करें। अब आते हैं रुपाई के समय। तो जैसे आजकल क्या समस्या आ रही है, जो देखने में आ रही है कि किसान लोग उर्वरक का प्रयोग सही से नहीं कर रहे हैं। उर्वरक का प्रयोग करने का मतलब जैसे कि जब हम लोग धान रोपते हैं कदवा के बाद, तो उस समय किसानों को चाहिए कि वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास
तीनों को खेत में प्रयोग करें। लेकिन किसान क्या करते हैं कि जो अभी प्रायः देखने में आता है कि किसान कभी 7 दिन के बाद डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, कभी 15 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब गलत प्रक्रिया है। इससे क्या होता है, फसल की उपज में नुकसान होती है। तो किसानों को क्या करना चाहिए, जैसे कि जितना वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसको वो उसका मतलब आधा जो है हिस्सा वो कदवा के समय ही मिट्टी में उनको मिलाना है, और जो आधा जो बच गया जो उनका यूरिया, उसको 25 से 30 दिन बाद जब वो खरपतवार खेत से निकाल देते हैं उसके बाद उसका प्रयोग करें। और तीसरा जो डोज है वो जब धान कल्ला फूटने लगता है, फूटने के समय आप उसमें तीसरा डोज उसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीघे में कितनी यूरिया का प्रयोग करें सर, किसान को जानकार बताया जाए। मतलब हम लोग कट्ठा में ये प्रभेद के हिसाब से अलग अलग, जैसे आपका अगर लंबी अवधि का प्रभेद है तो उसमें फिर यूरिया का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे मध्यम अवधि का प्रभेद हो गया, जैसे सोनम है, राजेंद्र श्वेता है, तो इसमें कम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे डीएपी और पोटास की मैं बात कर रहा था, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे डीएपी जो होता है उसका काम होता है कि पौधे जब लगा देते हैं, रोप देते हैं, तो उसमें जड़ का विकास अच्छे से हो, इसमें डीएपी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो अगर किसान जैसे क्या करते हैं कि 10 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए कि कदवा के समय डीएपी को खेत में मिला दे। इससे क्या होगा, पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा, उसमें जड़ का विकास अच्छे से होगा। उसमें बाद में डीएपी का कुछ, उसमें फास्फोरस का कुछ प्लांट उपयोग करता नहीं है, तो उसको कदवा के समय ही डीएपी भी यूरिया में मिला के उसका प्रयोग करना चाहिए। और एक और जो पोटास आता है, जो कि देखा गया प्रायः किसान यूज नहीं करते हैं। पोटास का क्या काम होता है कि पौधे में जो रोग से मतलब कि लड़ने की जो क्षमता विकसित होती है, या देखते होंगे धान का बीज है, ठीक है, तो उसमें किसी की क्वालिटी खराब है, किसी की अच्छी है, तो ये सब क्वालिटी जो बढ़ाने का जो काम होता है। या रोग, जैसे कोविड जब हुआ था, आप लोग देखते होंगे सब लोग जिंको बाइट टैबलेट खाते थे। जिंक क्या करता है, वो हमारे शरीर का जो है मतलब प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। वैसे ही पोटास है, वो भी मतलब पौधे में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, और क्वालिटी जो भी है दाना का उसको बढ़ाता है। तो ये सब जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में कीट एवं रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जब आप रोप दिए हैं तो अब एक मतलब कि फर्टिलाइजर के बाद एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है खरपतवार। धान के खेत में खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो आप क्या करिए कि जैसे कि रोपने के 24 से 48 घंटा के अंदर एक खरपतवार नाशी आती है जिसका नाम है प्रेटिला क्लोर। 50 EC उसका डोज है। 50 EC, जैसे उसका डोज और भी हो सकता है, लेकिन उस पर 50 EC लिखा रहता है। तो उसका क्या करना है, रोपने के 24 से 48 घंटे के अंदर 400 से 500 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से, मतलब 32 कट्ठा के हिसाब से आपको 400 से 500 मिलीलीटर आप बालू में मिला के अच्छे से खेत में उसको छींट दें। इससे क्या होगा, वो एक परत बना लेता है खेत में। तो शुरुआती दिनों में जो खरपतवार की जो समस्या आती है काफ़ी ज़्यादा, उससे किसानों को निजात मिल जाती है। और क्या देखते हैं कि जैसे ये शुरुआती दिनों के लिए हो गया, इसको मतलब कि 2 से 3 मतलब 24 से 48 घंटे में इसका प्रयोग करना है। और जैसे कि 25 से 30 दिनों में जब मतलब कि देखते होंगे, उस समय भी मतलब पहला जो 30 दिन होता है खेत के लिए, धान के किसी भी पौधा के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमको खेत को, जैसे आप छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे ही खेत को सारे खरपतवार से मुक्त रखना है। क्योंकि खरपतवार जो है वो भी आपके उसी फील्ड से भोजन ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, तो धान को पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो इसलिए पहला 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें आपको किसी तरह का खरपतवार खेत में नहीं हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 25 से 30 दिन में 2 और खरपतवार नाशी है,
एक है बिसपाइरेबैक सोडियम और दूसरा है पाइरेजोसल्फ्यूरॉन। बिसपाइरेबैक सोडियम ये सब मार्केट में आपको बहुत सारे नाम जैसे कि नॉमिनी गोल्ड ये सब के नाम से मिल जाता है। पाइरेजोसल्फ्यूरॉन जो है वो आपको साथी के नाम से उपलब्ध है, साथी संघी, और भी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। तो आपको बिसपाइरेबैक सोडियम का 100 ml और पाइरेजोसल्फ्यूरॉन का 80 ग्राम दोनों को अच्छे से मिक्स करके और प्रति एकड़ खेत के हिसाब से आपको छिड़काव करवाना है। इससे क्या होगा कि आपका पहला 30 दिन में जो भी खरपतवार जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है वो सब की, क्योंकि कॉम्बिनेशन में इसलिए बोल रहे हैं कि धान में चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार होते हैं। तो अगर आप ये दोनों को मिला के अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में दोनों तरह के खरपतवार की समस्या से निजात मिलती है। और अगर आपके खेत में पर्याप्त रूप से पानी है, अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल हाथ से भी खरपतवार को निकलवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब लेबर जब खेत में जब चलते हैं तो इससे थोड़ी मिट्टी भुरभुरी होती है, पौधे के जड़ों में हवा का संचार अच्छे से होता है। तो ये सब आप देखेंगे कल्ला ये सब जो फूटता है पौधे में अच्छे से फूटेगा। और भी एक अभी पद्धति आई है, इसको हम लोग सूखा गीला मेथड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लगभग 14 दिनों तक खेत को पानी से हम लोग भर के रखते हैं, फिर उसको सूखा छोड़ देते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, इस पहले तो हम बताएंगे कि ऐसा प्रयोग करने से क्या होता है कि आपको पानी की बचत होगी। जैसे धान में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 1 kg चावल उपजाने में लगभग आपको 2700 से 29 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे हमारा भी औरंगाबाद हो गया, ये सब मतलब समझिए कि एक तरह से सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र ही है। तो यहाँ पे क्या है, किसान गीला सूखा पद्धति भी अपना सकते हैं, जिसमें कि वो 14 दिनों तक खेत में पानी भर के रखे, फिर उसको कुछ दिन तक उसको सूखा छोड़ दे। इससे क्या होगा, खेत में दरार पड़ती है, दरार जब पड़ेगी तो हवा का संचार पौधे के जड़ के क्षेत्र में अच्छे से होगा। इससे क्या होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें जो उसकी जो वृद्धि है अच्छी होगी, कल्ला ये सब जो भी है वो सब अच्छा फूटेगा। सबसे डॉक्टर साहब, लोग बोलते हैं कि धान के खेत में पानी के अभाव में दरार हो गया, फसल मेरी खराब हो जाएगी। आप बोल रहे हैं कि दरार होगी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि प्रायः जो देखा गया है, ठीक है, मतलब कि धान में मानते हैं कि उसमें पानी लगा रहना चाहिए। शुरुआती दिनों में अगर पानी उसमें लगी रहती है तो उसमें क्या है कि आपका जो खरपतवार ये सब है वो सब की काफ़ी कमी आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान जो मतलब बोलते हैं कि हमेशा पानी लगा रहना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अगर उसमें कुछ पानी कुछ दिन, जैसे होता क्या है कि जैसे आप हैं, आप अभी हो सकता है 8 घंटे दिन में हम काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा कि जिंदगी में कुछ स्ट्रेस दिया जाए, हो सकता है पैसे की कुछ कमी अभाव हो जाए, तो हो सकता है 12 घंटा भी काम करना दे। तो ऐसे ही प्लांट भी होता है, पौधा भी, उसको थोड़ा स्ट्रेस अगर आप देते हैं, थोड़ा उसको तनाव देते हैं, तो उसमें वो और अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये सूखा मतलब धान के लिए एक तरह से तनाव हुई है। तो उसमें क्या है, पौधा के अंदर जितनी शक्ति है उतना शक्ति मतलब कि जो कि पानी लगे रहने में नहीं उसका मतलब वो निकल पाता है, तो वो सब मतलब पूरा पौधा स्ट्रेस के कंडीशन में पूरी अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसमें अच्छा और विकास होता है। ये नहीं हम बोल रहे कि आप उसको परमानेंटली सूखा छोड़ दीजिए, कुछ दिनों तक उसको सूखा छोड़ना चाहिए। और ये थोड़ा जानकारी लूंगा कि मैंने किसानों को कौन सी दवा का छिड़काव करें जब धान पर रोग लगे। जैसे अभी पहले तो ये समस्या थोड़ी लेट से आती थी, लेकिन इस बार देख रहे होंगे कि जैसे तना छेदक है, तो तना छेदक का कुछ प्रभेद है, जैसे नाटा मंसूरी हो गया, ये सब में भी बहुत शुरुआती दिनों में भी मतलब कि 20 से 25 दिनों में इसका तना छेदक का अटैक होने लगा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप पौधे को उखाड़ लें, ठीक है। अगर उसके आप जड़ को ठीक से देखेंगे निचले भाग को, तो उसमें से आपको छोटा छोटा लार्वा दिखाई देगा, ठीक है। तो लार्वा जैसे बाद में तो इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर जैसे कि आपका धान में फूट गया, उससे में अगर तना छेदक लगता है
तो बीच बीच में आप देखेंगे कि कोई कोई बाली उजले कलर का हो गया है, उसको आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें तना छेदक है। लेकिन शुरुआती दिनों में चूंकि अभी लगा ही है, 20-25 दिन का ही धान इस समय लगता है, तो थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं कि पौधे को उखाड़ के उसको अच्छे से धो के देखेंगे, तो उसमें से कुछ देर उसको छोड़ दें, आप देखेंगे कि उसमें कुछ छोटा छोटा कीड़ा लार्वा उसमें से निकल रहा है, मतलब उसमें कि तना छेदक का उसका अटैक हुआ है। अभी काफ़ी किसान के फील्ड में भी देखे हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत सारा दवा है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है 4G के नाम से, और भी आपको फर्टेरा हो गया। ठीक है, तो ये सब दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। ये सबसे आपको जो शुरुआती है उसमें आपको निजात मिलेगी। अगर आपके धान के खेत में पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो कोशिश करें कि पानी नहीं लगा रहे। जब आपके खेत में तना छेदक का प्रयोग हुआ है उस समय आपको किसी भी तरह का यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी कीट की समस्या, रोग की समस्या और बढ़ सकती है। तो आप कोशिश करें जब भी आपको कुछ भी दिखता है इस तरह का समस्या खेत में, तो तुरंत उसमें दवा का छिड़काव करें और पानी जितना कम से कम खेत में रखें और यूरिया का प्रयोग नहीं करें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप किसान लोग फॉलो करके आप लोग अपने फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। धन्यवाद सर।